मतलब तुम कह रहे हो कि 42 1 रुपये वाले कॉइन है, राइट? और क्या बोले उसके बाद? 56 50 पैसे वाले कॉइन है, और 14 तुम्हारे 10 पैसे। बट इससे तुम्हारा आंसर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि अगर 42 तुम्हारे 1 रुपये वाले कॉइन है तो उसकी वैल्यू हो गई 42। 56 अगर 50 पैसे वाले कॉइन है तो उसकी वैल्यू होगी 28, और 14 अगर 10 पैसे वाले कॉइन है तो उसकी वैल्यू तो 1.4 होगी। तो इसका सम टोटल करोगे तो वो भी तो 112 के इक्वल होना चाहिए ना। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा गलत हो गया है। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैं बताने चाह रहा हूँ। 50 पैसे वाला 112, और बाकी 1 रुपये और 10 पैसे। हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो, उससे पता भी चल जाएगा आंसर सही है या नहीं। 1 वाले 96। चलो मैं तुम्हारा आंसर्स लिखता हूँ। 1 रुपीज़ 96 टोटल है कॉइन, इसका मतलब इसकी वैल्यू 96 रुपीज़ हो गई। 50 पैसा वाला तुमने मुझे बोला था कितने कॉइन है? 112। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं फिर तो ये गलत हो जाएगा ना तुम्हारा। देखो इन, नहीं उससे भी आंसर नहीं बन रहा तुम्हारा। तुम खुद ही सोच के देखो ना, जो तुम वैल्यूज बोल रहा है उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा आंसर में। ठीक है, चलो अब मैं ये क्वेश्चन फिर से एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद तुमको आ जाएगा। उसके बाद तुमको कोई चिंता भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो अमाउंट है वो मैंने फिर से लिख दिया। 112 रुपये तुम्हारे पर्स में है, जिसको हमने 3 डिनोमिनेशन में रखा है, 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे। और इसका रेशियो दिया हुआ है तुमको 3, 8 और 10 का। अच्छा, 3 और 8 और 10 जो है ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स को लेके तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको उसको चेंज करना है वैल्यू के टर्म्स में। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रूल बना लो कि मैं 1 रुपी को यूनिट मान के चलूंगा। तो मुझे क्या करना है, 1 रुपये वाला जो है उसको कोई चेंज नहीं करना है, 3x का 3x ही यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन 50 पैसे का मतलब होता है हाफ ऑफ अ रुपी। तो ये जो अगला वाला वैल्यू है 8x, उसको मुझे लिखना पड़ेगा 8x/2, क्योंकि मैं 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे 10x 10 पैसे वाले कॉइन है, तो 10 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो उसको डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 10x/10, 10x/10 हो गया। ये पहले बताओ, ये समझ में आया ये स्टेप जो मैंने अभी किया है यहाँ पे? 10x/10, 10, अरे देखो 10 पैसा हाउ मच ऑफ अ रुपी होता है, ये पहले सोचो ना। 1/10, तो 10x को किससे डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे। जैसे 8x को 2 से डिवाइड किया, देखो 10 पैसे 10 होंगे तभी तो रुपया बनेगा ना। तो तो 10 से डिवाइड कर दिया। 50 पैसे 2 होंगे तो बनेगा 1 रुपया, तो उस तरह से। तो ये जो वैल्यूज तुम्हारे पास में आई हुई है, अब इनका सम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू योर 112। और इसके आगे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है। 10 से 10 काट दिया, 2 से ये कट गया 4 में। अब सबको ऐड करो तो 8x की वैल्यू आ गया 112, और x की वैल्यू यहाँ से डिवाइड करके आएगा 14। लेकिन इस 14 को तुमको कहाँ पुट करना है? अब देखो तुमको नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच काइंड पूछा है ना, तो ये जाके पुट होगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसके नीचे इसका आंसर लिखता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 रुपी वाले कॉइन के। तो 3 × 14 ये हो गया 42। और 42 का वैल्यू अगर तुम देखोगे, अगर 42 तुम्हारे 1 रुपी वाले कॉइन है तो उसकी वैल्यू भी 42 ही आएगी। उसके बाद आता है तुम्हारा 50 पैसे वाले कॉइन। तो 50 पैसे वाले कॉइन तुम्हारे बन जाएंगे 8 × 14, जो कि होता है 112। तो 112 50 पैसे वाले कॉइन है तो उसका वैल्यू निकालोगे तो वो 56 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है 10 पैसे। तो 10 पैसे वाले कॉइन तुम्हारे 10x हैं, x की जगह 14 रखोगे तो 14 × 10 हो गया 140। और 140 का मतलब है 14। 140 अगर 10 पैसे वाले कॉइन है तो वैल्यू ऑफ रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करोगे तो 14 रुपया बनेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है 42, 112 और 140।
ये किस चीज़ की वैल्यूज है, नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू आई है। और हम लोग को पूछा गया था नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, मतलब 1 रुपये का कॉइन कितना है 42 है, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 112 है, 10 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 140 है, और उनकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, इनको ऐड करके देख लो 112 बन रहा होगा। इससे वेरिफिकेशन भी हो गया कि आंसर सही है बिल्कुल। आप पूछो क्या डाउट है। हाँ लंबा लंबा पड़ जाएगा ना, तुम पैसे में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको तुमको, तो वहाँ पे वो थोड़ा कैलकुलेशन को लंबा कर देता है और कुछ नहीं। कर क्यों नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने इसलिए बोला रुपीज़ में ही कन्वर्ट करके करो, कैलकुलेशन सिंपल ही था, वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उसमें तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और बाद में सिंप्लीफाई तुमको करना पड़ेगा। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग करके बताओ। अब ऐसे अभी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा निकल जाएगा, बस ध्यान रखना रुपीज़ के फॉर्म में लेके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वो तुमको ज़्यादा जल्दी आंसर दे देगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं खाली वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। तुम्हारे पर्स में टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है 390, 390, और इसको हमने 3 डिनोमिनेशन में रख लिया। एक है तुम्हारा 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे का, और इसका रेशियो है 5, 6 और 7 का। अभी क्वेश्चन सेम है, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन। अब ये तुम लोग करो और मुझे आंसर फाइनली दो कितना आ रहा है। बिल्कुल सही है, 1 रुपी वाले 200 हो गए। अच्छा 50 पैसे वाले 240, यहाँ पे देख लेना एक बार फिर से चेक करना, 240 आएगा हाँ। और 25 पैसे वाले 280, और तुम चेक भी कर सकते हो वैल्यूज़ को, ये तो 200 ही रहेगा। 240 वाले 50 पैसे वाले कॉइन है, मतलब इसकी वैल्यू 120 हो गई। और 280 है तुम्हारा, ये हटा दो, 280 है तुम्हारा 25 पैसे वाले कॉइन, तो इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी। अब तीनों को ऐड करो 390 भी बन रहा है। तो तुमसे पूछा गया था ये वाला पार्ट, मैं फिर भी एक बार और करके बता देता हूँ। ये 5x है, ये 6x है, ये 7x है। इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड करो 2 से, और इसको किससे डिवाइड करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे 7x को 4 से। अब ये 390 हो गया। अब एलसीएम लिया 4 का, 20x 12x 7x इज इक्वल्स टू 390। तुमको साफ दिख रहा होगा, 20 12 और 7 करने पे 39x आ रहा है। 39x बाई 4 करने पे 390 के इक्वल है, काटो यहाँ पे 10 हो गया, x का वैल्यू आ गया 40। अब इस x40 को यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है। तुमने रेस्पेक्टिवली मुझे आंसर दे दिया है 200, 240 एंड 280। एक पता नहीं क्यों एक और देने का मन कर रहा है, तो मैं मन को नहीं मारूंगा, एक और क्वेश्चन तुम लोगों को दे दे रहा हूँ ताकि इसके और कभी डाउट ना आए। मतलब ये क्वेश्चन आज यहीं पे खत्म होगा, उसके बाद हम लोग इसका 5th और फाइनल टाइप के ऊपर में वर्क करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लो इसके ऊपर में, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा अमाउंट को खाली बदल देता हूँ और थोड़ा सा डिनोमिनेशन को चेंज कर देता हूँ। तो इस बार तुम्हारे पर्स में जो अमाउंट अवेलेबल है वो है, अरे कहाँ चला गया चैप्टर तुम्हारा, थोड़ा सा रुक जाओ बस 1 सेकेंड। हाँ इस बार तो अपना डिनोमिनेशन को बदल के कर लो 206 रुपये, 206 रुपीज़, जो कि 3 डिनोमिनेशन में रखा हुआ है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और रेशियो दिया हुआ है 594 का। अब करो इसका फाइंड कर लो, फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग टाइप अगले टाइप में चले जाएंगे।
200, 360 और 160, बिल्कुल सही है। 50 पैसे वाले निकल के आए हैं 200 कॉइन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। 25 पैसे वाले तुमने बताया 360 निकल के आए हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 रुपीज़। और 10 पैसे वाले तुमने बोला 160 कॉइन आए हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 रुपये। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सबका सम टोटल करने पे 206 भी बन रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ भी आता है तो तुम उसको कर लोगे, क्योंकि तुमको डिटेल मेथड पता चल गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं टाइप 5 के अंदर में। टाइप 5 होता है वेरिएशन के क्वेश्चन, और वेरिएशन के अंदर तुम जैसे एंटर करोगे तो वो तुमको अगले टॉपिक के लिए एक्सपोज कर देगा। मतलब तुम्हारा जो अगला सेक्शन, हाँ, वो टाइम एंड वर्क पे तुम चले जाओगे। टाइम एंड वर्क एक टॉपिक है, बट वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बट ये वेरिएशन का जो कंसेप्ट है वही टाइम एंड वर्क के अंदर में आता है, क्योंकि वो चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है चेन रूल, वो यहीं से निकल के आता है। तो वेरिएशन क्या होता है, ये पेपर का हमेशा एक क्वेश्चन तुम्हारा वेरिएशन का आएगा ही आएगा, डेफिनाइट है। तो इसमें वेरिएशन दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। और इस इन्वर्स वेरिएशन को हम लोग कई बार इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इन्वर्स में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए सोचो कि तुम्हारे पास दो क्वांटिटी है x एंड y। अगर हमने x की वैल्यू को बढ़ाई और y भी उसके साथ साथ बढ़ गया, या x की वैल्यू को कम किया तो y का वैल्यू भी अगर कम हो गया, तो वी विल से कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली वेरिंग विथ y। लेकिन इसका उल्टा सोचो कि अगर तुमने एक वैल्यू x को बढ़ाया और उसके बदले में y जो है वो कम हो गया, या x की वैल्यू को कम किया और तुम्हारा y जो है वो बढ़ गया, तो वी विल से कि दैट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट के लिए एग्जाम्पल तुम्हारा हो सकता है कॉस्ट एंड क्वांटिटी। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास में 5 किलो आलू का दाम दिया हुआ है तुमको 100 रुपये। तो अगर तुम 10 किलो आलू लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ पोटैटोज है वो ज़्यादा हो जाएगा। तुम 10 नोटबुक खरीदता है, सपोज 100 रुपये में 20 खरीदने जाएगा, तो ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कॉस्ट और क्वांटिटी का कॉस्ट मतलब क्या, एप्पल का फ़ोन, अबे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो तो तुम अलग चीज़ में चले गए ना, वो तो हो गया डिमांड एंड प्राइस। अब बताओ डिमांड और प्राइस का क्या होगा, विच टाइप ऑफ रिलेशन इट इज गोइंग, घटेगी। डिमांड अगर तुम कोई चीज़ का ज़्यादा कर रहा है, अब वो छोड़ो, उल्टा कर दिया एक्चुअली। डिमांड और प्राइस पे तुम सोचो कि किसी ऑब्जेक्ट का तुम प्राइस को बढ़ाते हुए चले जा रहा है, तो उसका डिमांड एक पॉइंट के बाद कम होने लगेगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तुम प्राइस ज़्यादा इंक्रीज करें, हाँ, क्योंकि हाँ, तो फिर डिमांड तो कम होगा ना। तो फिर वो सोच लो फिर उस तरह से। अब जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्पीड एंड टाइम। स्पीड और टाइम के बारे में सोचो। मान लो तुमको 200 किलोमीटर कवर करना है, तुमने स्पीड रखी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली तुमको 5 घंटा लगेगा। अब अपनी स्पीड को तुमने बढ़ा के कर दिया 50 किलोमीटर पर आवर, तो वही डिस्टेंस जो है वो 4 घंटे में तय हो जाएगा। तो स्पीड और टाइम जो है वो एग्जाम्पल रहेगा इन्वर्स के लिए। कॉस्ट और क्वांटिटी जो है वो एग्जाम्पल रहेगा वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए। और इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या है, वो तुम आराम से आइडिया लगा लेगा कि ये चीज़ डायरेक्ट कर रहा है, ये चीज़ इनडायरेक्ट कर रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा। मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा है कि ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या होता है। जैसे मान लो डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, तो x इज इक्वल्स टू के वाई हो गया। और यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा x बाई वाई इज इक्वल्स टू के, जो कि हम लोग को अगले स्टेप में देगा x1 बाई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 बाई वाई टू, जिसको हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख देंगे x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू y1 बाई y2। अब सोचो इसी तरीके से इसके पैरेलल में मैं लिख रहा हूँ कि सपोज x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो अगर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये x इज इक्वल्स टू के बाई वाई बन जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के आ गया। अगले स्टेप में बनेगा x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, और फिर इसके अगले स्टेप में बनेगा x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू y2 बाई y1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब यहाँ x1 था तो इसके सामने में y1 था, और जब यहाँ x2 था तो इसके सामने में y2 था। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ x1 है तो इसके सामने में आ गया y2, और यहाँ x2 है तो इसके सामने में आ गया y1, तो ये तुम्हारा इन्वर्स का केस है। तो अब बात ये उठता है कि ये तो चलो पता चल गया हम लोग को, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके लिए हम लोग को 2-3-4 टाइप का क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा। लेट्स सी हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं फिलहाल।
तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो इस टॉपिक का हो सकता है, जो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, x varies inversely as square of y। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में उसने कह दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है x varies inversely as square of y, और फिर उसने बदले में तुमको दिया हुआ है कि x 1 है तो y की वैल्यू 6 है, और तुमको बताना है कि x क्या होगा जब y 3 है। तो अब इस क्वेश्चन को करो एक बार इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने समझाया। फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 3। 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, दोनों ही है ऑप्शन में, 2 भी है 12 भी आ गया। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से मेरे ख्याल से पढ़ नहीं रहा है, उसमें लिखा है x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। तो इसका क्या मतलब निकाल रहे हो तुम लोग? अगर x वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, तो फिर तो मतलब ये हो गया ना 1/y²। इनवर्सली बोल दिया वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने इसमें क्या बताया था कि x इज इक्वल्स टू k/y² हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये बन जाएगा xy² इज इक्वल्स टू k। अब इसमें तुम अपना पहला सेट ऑफ कंडीशन को पुट करो। x 1 होने पे y की वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ से तुम्हारा जो k का वैल्यू आया वो आ गया 36। अब इस 36 को वापस इस इक्वेशन में डालो जो तुम्हारा मेन इक्वेशन था, xy² इक्वल्स टू 36, और उसके अंदर में ये वैल्यू पुट करो। x तुमको पता नहीं है, y का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो x का वैल्यू अगले स्टेप में आ गया 36/9 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब बोलो कुछ समझ में आया क्या? हाँ, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन डेफिनेटली कर लोगे। धीरे धीरे इसमें देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। अब इस बार तुम्हारा क्वेश्चन है x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ z। ये तुमको दिया हुआ, मतलब x दोनों को साथ रिलेट कर रहा है, y के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और z के स्क्वायर के साथ में इनवर्सली रिलेटेड। अब उसके बाद उसने तुमको कंडीशन दिया कि जब x 10 है तो y 4 है और z है तुम्हारा 14, और बदले में तुमसे पूछा कि अगर y 16 है और z 7 है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। x इज इक्वल्स टू 160 तुम्हारा आंसर है। चलो अभी चेक करते हैं 160 है या नहीं। तो काफ़ी टाइम ले लिया तुम लोग। सबसे पहली चीज़ है कि जब दोनों ही इक्वेशन एक, अच्छा 160 के बाद 160 और एक 40 आ गया ना, अभी चेक कर लेते हैं। दोनों को कंबाइन कर दो पहले, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा x प्रोपोर्शनल टू y अपॉन z², क्योंकि एक ही चीज़ दो चीज़ों के साथ में अलग अलग तरीके से रिलेट है और हम लोग कोई दो इक्वेशन नहीं बनाने वाले, एक ही इक्वेशन में करेंगे। तो x प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया y/z²। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू k y/z², और यहाँ से एक आंसर आ जाएगा k के लिए
एक फॉर्मूला बन गया एक्स जेड स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसमें तुम अपना फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू डालो। एक्स की जगह 10 है, 14 जेड की वैल्यू है, उसका स्क्वायर होता है 196, और यहाँ पे वाई की वैल्यू 4 दी हुई है। के इसको कट कर देगा 49 में, और तुमको यहाँ से के का वैल्यू मिल गया 490। अब वापस इक्वेशन में जाएंगे, एक्स जेड स्क्वायर अपॉन वाई, और के जगह में लिखेंगे 490। अब यहाँ पे x का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है, तो लेट इट बी x ओनली। z का स्क्वायर, z 7 है तो स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, यहाँ 16 है और ये 490 है, तो 49 इसको कट कर देगा 10 में, और आंसर आ गया तुम्हारा 160। चेक कर लो कैलकुलेशन, आई होप समझ में तो आ गया होगा किस तरह से मैंने किया है। तो x का वैल्यू जो आया है फाइनल तुम्हारा वो 160 आया। समझ में आ गया है, क्लियर है ये चीज़। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है s वेरीज डायरेक्टली एज r एंड t वेरीज इनवर्सली एज r। अब ये थोड़ा ध्यान से करना, s वेरीज डायरेक्टली एज r, t वेरीज इनवर्सली एज r। अब उसके बाद कंडीशन डाला है r 20, s 40 और t 10, और बदले में पूछा है कि बताओ जब r 10 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे s के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो तुम लोग क्या करने वाला है, अगर s का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेगा, इसको t भी खा गया s भी खा गया। s के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन t की वैल्यू मांग रहा है, बदले में r की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो s को क्या करोगे। नहीं, अगर s के बारे में कुछ बोला नहीं है तो s की जो प्रीवियस वाली वैल्यू है वही रखेंगे, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ s। और t तो वो पूछ ही रहा है, तो ऑब्वियसली t चेंज होगा, इसलिए पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे 3 डेटा है लेकिन दूसरे बात में एक के बारे में पूछ लिया है, दूसरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ एज इट इज सेम रहेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, S40 तो 40 ही कर दिया उसको। अब करो इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से। 20 आ रहा है आंसर, ओके चलो अभी चेक करते हैं। हाँ बाकी लोग, बाकी सबका 20 ही आ रहा है। हाँ चलो अभी देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं। 20 बोले हो ना तुम लोग। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसके हिसाब से इक्वेशन को बनाओ। जैसे अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, और यहाँ से लिख रहा हूँ r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूँ तो कुछ ऐसा निकल के आएगा r प्रोपोर्शनल टू s बाई टी, और इसमें से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा r इज इक्वल्स टू के एस बाई टी, और जो हम लोग को देगा आर टी बाई एस इज इक्वल्स टू के। अब इसमें वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करो। सबसे पहले r के जगह 20, t के जगह 10, s के जगह 40। तो यहाँ से तुम्हारा जो k का वैल्यू आएगा ये काट कुट के आएगा 5। तो तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब तुम यहाँ पुट करो आर टी बाई एस इज इक्वल्स टू 5। r का वैल्यू है अभी 10, t तुमको निकालना है, s तुम्हारा 40 है इज इक्वल्स टू 5। ये इसको काटा 4 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t का वैल्यू आ गया 20। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, जो भी मैंने 3 दिखाया, ये तुम लोग इजीली कर लिया। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसके बाद इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो हम लोग, हाँ नहीं 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 नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमको एक फॉर्मूला सिचुएशन के हिसाब से बनाना है। जैसे इसको तुम कंपेयर कर लो कुछ ऐसा, अगर फिजिक्स में पढ़े होगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है और फिर F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पहले मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाते हैं जो नहीं, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम देखो v प्रोपोर्शनल टू i बोलते हो और जब i प्रोपोर्शनल टू v बोलते हो तो उसमें चेंज कुछ नहीं आता है। तो वो एक चीज़ को लेके चलना है, जब जिस समय जिस चीज़ को तुमने पकड़ लिया ना उसके हिसाब से k को करस्पॉन्ड करना है। या तो तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हुआ क्या था कि हम लोगों ने उल्टा इसलिए किया क्योंकि r दोनों में कॉमन था, तो हम लोग r को चाह रहे थे कि एक साइड ऑफ द इक्वेशन में ले आए, और वो भी कहाँ, सीधा सीधा में, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होता है वहाँ पे। तुम उसको k का 1/k नहीं करना है वहाँ पे, तुम एक चीज़ लेके चल लो, थ्रू आउट द क्वेश्चन एक ही चीज़ लेके चलो।
हमने उसको पहले ही चेंज इसलिए कर लिया था क्योंकि हम लोग को दिख रहा था कि आर अगर एक साइड में आ जाएगा तो हमारे लिए फॉर्मूला बनाना ईजी रहेगा, इसलिए वो किया गया था। तो उससे के का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा थ्रू आउट, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, थोड़ा एवरेज के ऊपर में काम करना है। एक क्वेश्चन और ये है कि एक टेबल दिया हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये टेबल है जिसके अंदर में दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं m और n, और क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये m और n एक दूसरे के साथ में इन्वर्सली वेरी करते हैं। दे हैव गॉट अ इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन देम, m और n एक दूसरे के साथ में। यू कैन डायरेक्टली राइट m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ दिए हुए 15 -4 -6a 2b और फिर c 6, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि a b और c की वैल्यूज़ बताओ। एक ही तुम तीनों बोल दो एक एक करके, तीनों का वैल्यू निकाल लो फिर एक साथ बोल देना। बहुत बढ़िया, 10 -30 और -10। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें हम लोग को करना क्या, देखो इन्वर्स वेरिएशन का मतलब होता है m इज इक्वल्स टू के बाई एन, दैट मीन्स एम एन इज इक्वल्स टू के। तुमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हर कॉलम का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग को सेम बनाना है, और उसके लिए हमारे पास में एक कॉलम ऐसा है जहाँ पे दोनों एलिमेंट है। तो हम लोग इससे हम लोग पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब के का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बन रहा है -60 का। अब इस -60 को मेंटेन रखने के लिए अगर यहाँ -6 है तो ऑब्वियस सी बात है -6 में जो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर उसको -60 बना सकता है वो 10 है। उसी तरह से 2 के अंदर अगर मैं -30 मल्टीप्लाई करूँगा तभी वो -60 बनेगा, तो b का वैल्यू -30 हो गया, और 6 में -10 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ही -60 बनेगा। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर तुम निकाल सकता है। और इसी क्वेश्चन में अगर वो चेंज करके बोल दे कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली वेरिंग है, तब हम लोग को लिखना पड़ेगा m प्रोपोर्शनल टू n, और फिर अगले स्टेप में हो जाएगा m इज इक्वल्स टू के एन। तब हम लोग को वहाँ पे क्या देखना है कि m बाई n का जो रेशियो होना चाहिए वो थ्रू आउट द टेबल कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को चेंज कर लेंगे। डायरेक्ट हुआ तो रेशियो, इन्वर्स हुआ तो प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया है अच्छी तरह से। चलो अब इसमें एक सेशन और लगेगा, उसको अगली क्लास में हम लोग करेंगे कंप्लीट रेशियो प्रोपोर्शन में। इसी का वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा बचता है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं एवरेज की तरफ। एक बार इसको रिकॉर्डिंग को देख लेने दो मुझे। एवरेज में हम लोगों ने कल कर लिया था, कौन सा वाला टाइप किया था, नंबर्स पे ही थे हम लोग, हमने उसमें और कोई वैरायटी आज नहीं की थी। नंबर्स को हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोगों ने करना है उसके अंदर में सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। एज को लेके क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे, और वो आते भी हैं तुम्हारे पेपर में, तो उसके ऊपर में आज हम लोग काम करेंगे। एक सेकंड रुको।